नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित और स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन। तो फिलहाल एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने एक जनपद दो उत्पाद योजना लागू करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड के सचिव अमित नेगी ने एक शासनादेश के माध्यम से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग अनुभाग की ओर से एक जनपद दो उत्पाद योजना 2021 को लागू करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री की विशेष प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई इस योजना के तहत बाजार में मांग के अनुरूप कौशल विकास, डिजाइन विकास, रॉ मटेरियल के जरिए नई तकनीक के आधार पर प्रत्येक जिले में दो उत्पादों का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस योजना को लागू होने से जहां स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहीं दूसरी ओर हर जिले में स्थानीय उत्पाद की विश्वस्तरीय पहचान बन सकेगी। तो वहीं प्रदेश में बीते दिनों आई भारी आपदा को लेकर सरकार लगातार अलर्ट मोड में रहकर हालात को सामान्य करने में जुटी हुई है। खुद फ्रंट फुट पर आकर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है कि हालात को जल्द से जल्द सामान्य किया जाए, जिसको लेकर समय समय पर प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लगातार प्रधानमंत्री दूरभाष पर प्रदेश के हालातों की जानकारी लेते हुए हमारा मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि अभी पूरी तरह से स्थितियां सामान्य हों और उसी काम में हम लोग लगे हुए हैं। लोगों को जल्दी से जल्दी राहत पहुंचे, लोगों की सहायता हो, उस काम को लगातार हमारा जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन अधिकारियों को भी साथ हमने कहा है लगातार उसके लिए बैठकें की। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने लगातार जिस दिन से भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर आपदा आई है, लगातार वो स्वयं जो है मॉनिटरिंग वहाँ से भी कर रहे हैं, लगातार जानकारी दे रहे हैं। कल भी उन्होंने दूरभाष पर पूछा था कि राहत कार्य कैसे चल रहे हैं, कितना राहत हो गया है, कितना लोगों की स्थिति है, कितना नुकसान हुआ है। तो लगातार वो हमारे मनोबल को बढ़ा रहे हैं। माननीय गृहमंत्री जी भी बीच में आए थे और उन्होंने भी कहा है कि जो है हर कितनों वहाँ पर सर्वे की टीम भेजी गई है। और तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रबंधन में फेल हो गई है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि आपदा राहत कार्यों में तेजी नहीं लाई गई तो कांग्रेस आंदोलन करेगा। तो वहीं आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार से आपदा प्रभावित लोगों को अधिक सहायता राशि देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि देवी आपदा में प्रभावितों और उनके आश्रितों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि भारी बारिश में किसानों की फसल खराब हो गई है। किसानों की चिंता करते हुए सरकार को विचार करने की जरूरत है। वहाँ बहुत चिंताजनक स्थितियां हैं कई क्षेत्रों में और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार बिल्कुल गायब है, लोगों तक राहत नहीं पहुंच रही है और लोग अभी भी आप शहरी क्षेत्रों में चले जाइए, रुद्रपुर में चले जाइए, जो हालत वहाँ की गलियों की है अभी, और उसमें डर यह है कि कहीं ऐसा न हो कि आगे कुछ बीमारियां फैल जाए। सरकार जो बेसिक प्रबंधन है, बेसिक समझ। तो वहीं उत्तराखंड में आई त्रासदी का जायजा लेने के लिए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार कुमाई को 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां आज रुद्रपुर पहुंचे और आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर समस्याओं को सुना। इसके अलावा आपको बता दें कि आपदा को देखते हुए अब नए बैचों को आपदा की एडिशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। पत्रकार वार्ता करते हुए पुलिस महानिदेशक ने बताया कि आपदा में पुलिस कर्मियों की ओर से बेहतर काम किया गया है। 16 अक्टूबर को ही प्रदेश की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था। सभी जनपदों में पुलिस कर्मियों ने बेहतर कार्य करते हुए हजारों जिंदगियों को बचाया है। हमने पुलिस को सब जगह अलर्ट भेज दिया, लोगों में सब जगह जागरूकता फैलाई कि ऐसी आपदा संभावित है, रेड अलर्ट है, कृपया करके अभी 4 धाम न आए, कृपया करके अभी नैनीताल, अरोड़ा, रानीखेत न आए। तो उसका असर ये हुआ कि हमने बहुत से लोगों को ऊपर चढ़ने से रोका, जो आंकड़ा हमारा 65,000 है। और दूसरा, जो लोग फंसे हुए थे उस पर हमारी टीमें समय से पहुँच गई, हर जगह पर हमने टीमों को पहुँचा दिया रातों रात, तो जिससे कि हमें इवैक्यूएशन आसानी से हो सका।
तो वहीं उत्तराखंड के जसपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री रोजगार मेले का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश मुख्यमंत्री वहां पर नहीं पहुंच पाए। हालांकि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद रोजगार मेले में पहुंचे। रोजगार मेले में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद दिखा। तो वहीं भारी संख्या में युवाओं ने भी रोजगार मेले में हिस्सा लिया। मेले की अध्यक्षता जसपुर विधायक आदेश चौहान ने की। मेले में मुख्य अतिथि स्वामी यतीश्वरानंद और मेले के आयोजक विनय रोहिला रहे। मेले को देख रेख करने वाले मुख्य विकास अधिकारी ने की। अपने संबोधन में स्वामी यतीश्वरानंद ने बताया कि जसपुर के रोजगार मेले के आयोजन किया गया है। वहीं आज रोजगार मेले में 27 से अधिक कंपनियां पहुंची हैं। करीब 58 कंपनियों का यहां पहुंचना था। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि उनका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार इसके तहत उपलब्ध कराना है। हमारा बृहद बेरोजगार मेले का आयोजन जसपुर के इंटर कॉलेज में किया गया और भारी संख्या में हमारे नौजवान युवा बहनें यहाँ पर आई हुई हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में हमारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पर आई हैं। हमारे नौजवान इस समय रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार इस मेले के माध्यम से युवाओं को मिलेगा और मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। उन्होंने इस सरकार की जो योजना है रोजगार मेले की। तो वहीं आपदा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हवाई दौरे को हरीश रावत ने सिर्फ नौटंकी बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य की इतनी ही चिंता होती तो वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की बजाय आपदाग्रस्त इलाकों का जायजा लेकर नुकसान की भरपाई करती। यहाँ सिर्फ आपदा के नाम पर राजनीति हो रही है। की तरफ से ऐलान हुआ, केवल एक ऐलान हुआ कि आपदा क्षेत्रों का दौरा भी नहीं किया, मुख्यमंत्री कहीं आपदा क्षेत्र में गए भी नहीं थे और उससे पहले ही गृह मंत्री जी ने उनकी पीठ ठोक करके कह दिया कि बहुत अच्छा आपदा प्रबंधन है। तो केवल राजनीति हो रही है आपदा प्रबंधन के नाम पर, भाजपा के शीर्ष लोगों की तरफ से भी और भाजपा के स्थानीय नेता भी। तो बीते दिनों उत्तराखंड में आई आपदा में मदद के लिए आगे आई जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे आज लालकुआं विधानसभा की बिंदुकता में आपदाग्रस्त क्षेत्र पहुंची, जहां पर भावना पांडे ने एनबी न्यूज से खास बातचीत की। साथ ही आपदाग्रस्त परिवारों की मदद करते हुए हर परिवार को आर्थिक सहायता के साथ साथ राशन और अन्य जरूरी सामान भी उपलब्ध कराया। परिजनों ने भावना पांडे का आभार व्यक्त किया है। बीते रोज 18-19 अक्टूबर को आई भीषण बारिश ने जहां पूरे उत्तराखंड में तबाही का मंजर ला दिया है, वहीं बात करें कुमाऊं में सबसे ज़्यादा नुकसान इसका देखने को मिला है। उत्तराखंड में तमाम नदियां जो थी वो बेहद उफान पे थी और जिसमें से गौला नदी ने अपना विकराल रूप धारण किया हुआ था। मैं मौजूद हूं अभी लालकुआं के बिंदुगत्ता क्षेत्र में। ये लालकुआं का दूर क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र है गौला नदी से समीप है, इसलिए यहाँ पर जब नदी ने अपना विकराल रूप धारण किया हुआ था तो वो नदी के तेज बहाव में ग्रामीणों की करीब यहाँ सैकड़ों बीघा ज़मीन बह गई और उसी में बह गए उन सभी के मकान और उसको लेकर के यहाँ बेहद ही जो लोग हैं परेशान हैं। और उस परेशानी के बीच में यहाँ उत्तराखंड के अंदर जो नई पार्टी अभी बनी है जनता कैबिनेट पार्टी यानी जेसीपी, उनकी केंद्रीय अध्यक्ष भावना पांडे पहुंची हैं और उन्होंने जो दुखी लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उन पर मदद का हाथ आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर जो उनको राहत सामग्री देने का कार्य लगातार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं भावना पांडे की तरफ से जो लोग यहाँ पर जो पीड़ित लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनके लिए चारपाई लाई गई हैं, यहाँ पर बर्तन लाए गए हैं, रजाई गद्दे लाए गए हैं और सहायता राशि उनको यहाँ पर दी जा रही है जो सरकार की सहायता राशि से कई गुना ज़्यादा है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है, उनसे बात करते हैं भावना जी से। भावना जी ये बताइए, आज आप बिंदुगत्ता क्षेत्र में पहुंची हैं लोगों के दुख जानने के लिए, आते यहाँ पर क्या देखा और यहाँ पर क्या करना है? मैंने देखा कि नेता लोग आ रहे हैं और फोटो खिंचा के ले जा रहे हैं, सोशल मीडिया में डाल रहे हैं और भर भर के आश्वासन देके जा रहे हैं। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। कल मैंने डिसाइड किया देहरादून से चल के, इनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए सामान ख़त्म है और मैं रजाई गद्दे तो एक परिवार के लिए 2-2 सेट चारपाई के और रजाई गद्दे और 11-11 हज़ार रुपये की मैं मदद कर रही हूँ पर परिवार को। तो मैं नेताओं से कहना चाहती हूँ, अगर तुम लोग जरा सी भी तुम्हें शर्म हो, अगर आप इनको 5-5, 10-10 हज़ार रुपये देते, इनके मकान घर सब बन जाते। वहीं आप जेसीपी की तरफ से, आपने जनता कैबिनेट पार्टी की तरफ से आपने एक घोषणा और करी है सरकार को आईना दिखाने के लिए कि अगर वो 1 महीने के अंदर मकान नहीं बनाते हैं तो
आप यहाँ पर कुछ मकान वगैरह भी बनाने जा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैंने पेपर मिल के उच्च अधिकारियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इन लोगों के 2-2 कमरों के मकान बना दें, पक्के मकान बना दें। और जो फैब्रिकेटेड हाउस होते हैं वो आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो खतरा है, ठंड भी लग सकती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि भाई ये लोग सरकार प्रधानमंत्री आवासीय योजना इनको दे। अगर सरकार नहीं देगी तो अगले महीने एक कमरे का मकान मैं दे के जाऊँगी इनको। तो साफ तौर से भावना पांडे ने साफ कर दे, सरकार कहीं ना कहीं पहल आगे करे, मकान यहाँ पर जो बेघर हुए हैं उनके लिए बनाए, नहीं तो वो मकान बनाने के लिए तैयार है। एक ग्रामीण और है, उनसे जानते हैं जो इस आपदा में पीड़ित हैं। मैम, जानना चाहेंगे, बहुत दुख का समय है, क्या क्या नुकसान हुआ है, कितना परेशान आप लोग हैं? नुकसान ऐसा है, देखो जो 40 साल से बंदे यहाँ पर थे, उनके बाबू दादा जो भी थे यहाँ पर 40 साल पुराने रुके, उनकी पाव पूजी दो छी गई, सारे बह गया। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं बोल नहीं सकते हैं, लड़कियां हैं। कोई सरकारी यहाँ पर कोई व्यक्ति आया, कोई प्रशासन शासन का कोई व्यक्ति अभी आया? देखे अभी ऐसा है, प्रशासन तो आया, आने को तो सब आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहा, नेतागिरी भी दिखा रहे हैं, दादागिरी भी दिखा रहे हैं, बहुत कुछ हो गया है। अभी तक इनको ऐसा कहीं मुआवजा नहीं मिला भाई हमको सर छुपाने के लिए जगह मिले, खाली घोषित कर रह गया है कि 2 कमरों की जगह हम देंगे। अभी जब तक कागजात हाथ में ना आए कोई भरोसा नहीं। तो साफ तौर से जो दुखी लोग हैं उनका साफ तौर से कहना है कि वायदे बतेरे किए जाते हैं, वायदे बहुत किए जाते हैं, आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन मदद का हाथ केवल भावना पांडे ने बढ़ाया है। एक व्यक्ति और हैं जो आपदा में पीड़ित थे। भाई साहब इधर आइए जरा, ये बताइए, यहाँ पर आप लोग आपदा में पीड़ित हैं, इतने दिन हो गए हैं, आज भावना पांडे आई हैं। हमारे भावना पांडे जी ने जब आज वो आए हैं, जो मदद हमारी उन्होंने करी आज तक, मतलब हमारे गोला पार से जो हैं वो क्या कहते हैं संध्या डाला कोटी जी 500 स्क्वायर फीट वो भी ज़मीन दे गए हैं। उससे अलावा जो हमारे भावना दीदी देहरादून से आए हैं, जो हमके लिए हमारे लिए एक कमरे का मकान भी कहे गए हैं। इन्होंने यहाँ पर 2-2 चारपाइयाँ जो भी सामान है, इन्होंने हमें बहुत आर्थिक सहायता दी यहाँ पर आके, तन मन धन से हमको, और जो भी है इनका हम आभारी रहेंगे। हमारे देखिए, आज के समय में कोई व्यक्ति की अगर मदद करता है, कोई दुखी व्यक्ति की मदद करता है, तो वो व्यक्ति उसे भगवान का दर्जा देता है, और वही दर्जा आज भावना पांडे ने पा लिया है। उन गरीब लोगों की मदद करके, उन आपदा पीड़ितों की मदद करके, जिनके बीच में वो आज आई हैं, और एक उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को दिखाई दी है। अब देखना होगा कि ये उम्मीद की किरण भावना पांडे आगे के समय के लिए इन लोगों तक कितना और जगह पाती हैं। अमित चौधरी, ANB न्यूज़, लाल कुआं, बिंदु खत्ता। तो आपको बता दें कि 18 तारीख को आई आपदा के बाद से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो अब भावना पांडे जो है वहाँ की स्थानीय नेता हैं, उन्होंने लोगों को मुहैया कराया है। सितारगंज क्षेत्र के गांव लौका निवासी सत्येंद्र कुमार पर हुए अत्याचार की जानकारी लेने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से गठित 3 सदस्यीय कमेटी तिलकराज बहेड़ के नेतृत्व में आज सितारगंज क्षेत्र के लौका गांव पहुंची, जहां कमेटी ने सत्येंद्र कुमार के परिवार का हालचाल जाना और परिवार को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी सत्येंद्र कुमार के परिवार के साथ हमेशा खड़ी है और उनको न्याय दिलाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएगी। बता दें कि बीते 24 अक्टूबर को पुलिस ने सत्येंद्र कुमार को घर से गिरफ्तार किया था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उसे झूठे मुकदमे में फंसाया है। घटना घटित हुई है 19 तारीख को। ये बड़ी अत्यंत गंभीर घटना है, और जिस तरह से FIR लॉन्च कराई गई विधायक गन्नर के द्वारा, जनप्रतिनिधि से विकास की बात करना, गांव का राजस्व, गांव की मालिकाना हक की बात करना कोई अपराध नहीं है। उसको अपराध की श्रेणी में ला दिया है इन लोगों ने। और जिस तरह से सत्येंद्र की गिरफ्तारी हुई है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको जेल भेज दिया गया है, कई लोगों के खिलाफ FIR हुई है, पूरे गांव के अंदर दहशत। जिस तरीके से पुलिस का व्यवहार है, और एक दिन पहले बिना महिला पुलिस के जो यहाँ आक्रमण किया, मैं तो कहूँगा आक्रमण ही किया है, और जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया है, ये सब समाज में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आज हमारे लोग आज भी घायल हैं। आज सुबह हम सत्येंद्र जी से मिले थे, उनकी तबीयत खराब थी, और ये प्रशासन को हमने चेताया भी है कि राजनीतिक दल रोज आते जाते हैं, सत्ता आती जाती है, लेकिन इस तरीके से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, इस तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों के साथ दुर्व्यवहार, और इस तरीके से गरीब को सिर्फ अधिकार मांगने में इस तरीके का जो व्यवहार है।
तो खबर हरिद्वार के कनखल क्षेत्र से है, जहां पर गंगा नहर में दिन दहाड़े अवैध खनन का खुला खेल चल रहा है। वहीं खनन विभाग इन सब पर बेखबर होकर खामोश बैठा है। बता दें कि हर साल गंगा नहर की सफाई के लिए बंद किया जाता है। इस बार गंगा नहर को 15 दिनों के लिए पूर्ण रूप से बंद किया गया है। उसी का मौका का फायदा उठाकर खनन माफिया रेत निकालते नजर आ रहे हैं। तो रानीखेत विधानसभा के भाकिया सैंड विकासखंड में कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 70 आशा कर्मियों को बीजेपी पदाधिकारियों की ओर से शॉल उड़ाकर और ऑक्सीमीटर तथा मेडल देकर सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि कोरोना वॉरियर आशा कर्मियों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों को सेवाएं दी हैं। सम्मानित करने वालों में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री बीजेपी नेता कैलाश पंत, गोपाल दत्त उपग्रेती, महेंद्र सिंह अधिकारी, धन सिंह रावत, प्रदीप बिष्ट शामिल रहे। आपको बता दें कि 70 आशा कर्मियों को रानीखेत में सम्मानित किया गया है। तो वहीं उनको उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, कोरोना काल में अच्छी सेवाएं देने के लिए बीजेपी पदाधिकारियों ने सम्मानित किया है। साथ ही आपको बता दें कि एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें आशा वर्करों को बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था और बीजेपी पदाधिकारियों ने इस सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि 70 आशा वर्कर्स जो थे उन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में पुलिस ने नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि उनके कब्जे से पुलिस ने 9.5 किलो और 5 किलो 980 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 75,000 रुपये आंकी जा रही। मामले में सल्ट पुलिस एसओ सुशील कुमार और एसओजी की टीम ने चेकिंग के दौरान दोनों गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्तों से पूछताछ में पुलिस ने बताया कि गांजा बेचने के लिए सरायखेत से रामनगर ले जा रहे थे। दोनों अभियुक्तों को के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो खबर उत्तराखंड के बाजपुर से है, जहां पर किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर लखीमपुर खीरी की घटना के आरोपी गृह राज्य मंत्री की गिरफ्तारी न होने पर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करने की बात कही। जगतार सिंह बाजवा ने बताया कि लखीमपुर खीरी मामले में अब तक गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया और न ही पुलिस प्रशासन की ओर से उनकी गिरफ्तारी की गई, जिसका विरोध लगातार किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी कांड हुआ है, जिसमें हमारे 4 किसान साथी और एक पत्रकार साथी शहीद हुए हैं। उनको न्याय मिल सके, इसके लिए जो मेन जिम्मेदार है, मेन सूत्रधार है इस पूरी घटना का, लखीमपुर खीरी हत्याकांड का, अजय मिश्रा टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये मांग भारत सरकार से लगातार की जा रही है, लेकिन ये सरकार बिल्कुल असंवेदनशील है। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि खबर बाजपुर से है, जहां पर लखीमपुर खीरी घटना को लेकर किसान नेताओं ने प्रेस वार्ता की और गृह राज्य मंत्री अनिल मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग भी की गई। उनके बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है, जिसके चलते वो पुलिस हिरासत में है। तो वहीं आपको बता दें कि अब उनके खिलाफ ये आंदोलन खोलने की बात की गई है कि अगर उनको बर्खास्त नहीं किया जाता तो उनके खिलाफ ये आंदोलन खोला जाएगा। तो खबर चमोली से है, जहां पर समाजसेवी रमेश थपलियाल की अनूठी पहल अब बाजारों में घूमने वाले आवारा पशुओं को भी दुर्घटनाओं से बचाने में काफी मददगार साबित होगी। दरअसल समाजसेवी रमेश थपलियाल ने नगर पंचायत थराली और पशुपालन विभाग के सहयोग से थराली में बाजारों में घूम रहे आवारा पशुओं, गाय, बैल और कुत्तों को रात के समय वाहन से होने वाली दुर्घटनाओं को बचाने के लिए इन पशुओं पर रिफ्लेक्टर कलर लगाने की शुरुआत की है। साथ ही आपको बता दें कि इन कलरों से रात में इन आवारा पशुओं को दुर्घटना से बचाने में मददगार साबित होगी। रिफ्लेक्टिव कलर बेसिकली रात को जो सड़क में आवारा पशु घूम रहे हैं, इनको वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए लगाए जाते हैं। ये
रेडियम इन कॉलरों पे लगा रहता है। जैसे ही वाहनों की लाइट या फिर किसी पोल लाइट की लाइट इन पे पड़ती है तो ये चमकने लग जाते हैं और वाहन चालक को सचेत हो जाता है कि आगे कोई पशु या जानवर है तो ये बच जाते हैं। जहाँ तक रिफ्लेक्टिव कॉलर लगाने की बात है, हमारी संस्था जागो हिमालय इस क्षेत्र में पिछले एक लंबे समय से काम कर रही है और हमें देहरादून निवासी हितेश कुनियाल एक हमारे डोनर हैं, उन्होंने दयाल जी द्वारा हमें नगर पंचायत को ये आग्रह किया गया कि जो आवारा पशु है जो दुर्घटना में दुरुस्त हो जा रहे हैं तो उनके लिए एक मुहिम चलाई गई। उसमें हम सभी लोगों ने, नगर पंचायत ने अपना सहयोग दिया और ये भी आग्रह किया कि आवारा पशु बाज़ारों में ना छोड़े जाए ताकि आवारा पशुओं के चलते कई दुर्घटनाएं हो जाती थी। अक्सर वो सड़कों पर देखे जाते थे, जिसके बाद वाहन चालक उनको बचाने के चक्कर में नियंत्रित हो जाता था, क्योंकि आवारा पशुओं के ना तो रिफ्लेक्टर लगा होता था और ऐसा कोई अंदेशा भी नहीं था, जिसके चलते वो सड़कों पर घूमते दिखते थे, जिससे सड़क दुर्घटनाएं हो जाती थी। तो वहीं अब फिलहाल इन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए रिफ्लेक्टर कलर लगाने की बात कही गई है और ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर आपको बता दें कि जो आवारा पशु हैं उन पर रिफ्लेक्टिव कलर लगाने की शुरुआत की गई है। तो अब जो दुर्घटनाओं के आंकड़े हैं उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने जैसी बात सामने आएगी। तो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान हरीश रावत ने राज्य में आई दैवीय आपदा को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार आपदा से निपटने के लिए पूरी तरीके से विफल है। हमने आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया जहां कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची। साथ ही बीजेपी के ही लोग अपने ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं मसूरी से लगे क्योलियारी गांव में करीब 4 किलोमीटर दूर दबोना गांव पर बने मछली तालाब में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों की ओर से पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाबालिगों को तालाब से बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से मसूरी उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सालय की ओर से दोनों नाबालिगों को मृत घोषित कर दिया गया। देखिए, आज मॉर्निंग में एक सूचना आई थी कि 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है और उसमें फिर देखा गया था, जब उस पर पूछताछ की गई तो उसमें जो उनकी माताजी थी उन्होंने सर्वप्रथम देखा कि वहाँ पर बच्चे डूब गए हैं और उसके बाद जब बच्चों को रेस्क्यू किया गया और हॉस्पिटल ले जाया गया तो दे वर ब्रॉट डेड। तो यहाँ पर एक फिश पॉन्ड बनाया गया था, लगभग 20 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा, और उसमें काफ़ी पानी भरा हुआ था, जिसमें डूबने से उनकी मृत्यु हुई। देखिए, उस जो कैंपस है उसमें सिर्फ ये मजदूर, जो नेपाली मजदूर थे, ये रह रहे थे, अन्य उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। तो ये काफ़ी टाइम से वहाँ पे रह रहे थे और इस तरह की लापरवाही अगर कुछ हमारे सामने आएगी और इस संबंध में कोई तहरीर आएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मछली के तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर आपको बता दें कि डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि 2 नाबालिग नहाने गए थे, जिसके बाद वो वहीं डूब गए। तो वहीं पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। पुलिस ने दोनों नाबालिगों को तालाब से निकलवाकर अस्पताल भिजवाया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना से दिव्यांगों के नाम काटे जाने और सरकार द्वारा विकलांगों को पेंशन ना देने जाने के विरोध में सैकड़ों की संख्या में दिव्यांग समितियों ने नारसन ब्लॉक के सामने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर दिव्यांगों का शोषण करने का आरोप भी लगाया है। दिव्यांगों ने कहा कि पिछले 5 महीनों से सरकार ने दिव्यांगों को कोई पेंशन नहीं दी है। दिव्यांग होने के कारण उनकी स्थिति बेहद ही खराब है। समाज कल्याण द्वारा आपको बता दें कि दिव्यांगों के लिए सैकड़ों योजनाएं चलाए जाने का दावा किया जाता है, लेकिन दिव्यांगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में भी कोई हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। दरअसल
ब्लॉग के वीडियो द्वारा दिव्यांगों के प्रधानमंत्री आवास योजना से नाम काट दिया गया है। कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं दिव्यांग और इनकी सुध लेने फिलहाल कोई भी अधिकारी नहीं पहुंच रहा है। वहीं दिव्यांगों ने धरना प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस से मैंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन से कहा कि सरकार केवल जनता को लूटने का काम कर रही है, रोजगार के नाम पर केवल जनता का शोषण किया जा रहा है। और इनका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान आया था और वीडियो के पास मैं भी गया हूं इनके मुद्दे को लेकर के। वीडियो ने कहा है मैं 15 दिन में इनकी जांच करके आख्या प्रस्तुत कर दूंगा और इनका मकान जो मिलेगा। मुझे ये आश्वासन दिया गया था। मैंने उनको वीडियो साहब को कहा है अगर पात्र हैं तो इनका मकान बनाइए, अगर पात्र नहीं है तो नहीं बनाइए। लेकिन जब जांच की जाती है तो इनके जो भाई हैं उनका मकान का फोटो बार बार खींच के लाते हैं और बताते हैं कि इनका तो मकान बना हुआ। इनका मकान बिल्कुल कच्चा है, उसमें कड़ी की टीन पड़ी हुई है। आप सब लोग आप अपने चैनल के माध्यम से भी जा करके वहाँ देख सकते हैं कि उसमें टीन सेट पड़ी हुई, दीवार भी टूटी हुई है। और आप लोग देखोगे तो आप भी मतलब अभी आप लोगों ने देखा है कि उनकी मैडम जो है 100% दिव्यांग है, राजकुमार जी 100% दिव्यांग है। क्या 1200 रुपये महीना पेंशन पाने वाला व्यक्ति इतनी ऊंची बिल्डिंग बना सकता है? पहले तो इसी बात का अंदाजा लगाया जाए। लेकिन सरकार अपने समाज कल्याण विभाग की जितनी योजनाएं हैं, खासतौर से दिव्यांगों की, ये सरकार उस योजना को अपने ऊपर बोझ मानती है। इन लोगों को बोझ मानकर काम कर रही है भाजपा की सरकार। नरेंद्र मोदी जी केंद्र में और उनकी सरकारें राज्य में, ये दिव्यांगों को तो इस समाज। तो आप उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए NB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।